हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस है, जो आपके और हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। तो आइए इस महत्वपूर्ण दिवस को आप और हम मिलकर के एक और महत्वपूर्ण बनाएं और जीएस को पूरे 360 डिग्री के अंदाज में समझते हुए एक मिशन की, एक मुहिम की शुरुआत करें। आज दोस्त जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका किसको कहते हैं। इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। अगर एक लाइन में समझना है कि प्रस्तावना क्या है तो सीधा एंड सरल जवाब इसका होगा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की एक कुंजी है। और सरल इसे भाषा में बात करें तो सीधा एवं सरल कह सकते हैं कि प्रस्तावना के माध्यम से हम संविधान के निर्माताओं के विचारों को समझ सकते हैं। एक लाइन में इस बात की परिभाषा को हम नोट डाउन करते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का एक माध्यम है। ये सीधा सरल इसका परिभाषा रहा। अगर हम विचार की बात करें कि प्रस्तावना के विचार हमने कहां से ग्रहण किए हैं तो दोस्त इसका सही जवाब होगा अमेरिका। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने कहां से ग्रहण किया है, या इस तरह से पूछता है कि उद्देशिका का विचार हमने कहां से लिया है, तो सही जवाब होगा अमेरिका। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली हमने लिया है दोस्त ऑस्ट्रेलिया से। भारत में प्रस्तावना की अगर बात करें कि भारत में प्रस्तावना से संबंधित तथ्य क्या है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि में पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना को कब पेश किया गया संविधान सभा में। तो हम बात करें सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया संविधान सभा में। अगर बात करें दोस्त कि इसको किसने पेश किया तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें दोस्त कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया तो सही जवाब होगा 22 जनवरी 1947। जिसने प्रस्तावना को पेश किया अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक माना जाता है। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे भाई, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बैठक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रस्तावना टॉपिक से हमारे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं तो शब्दावलियों से आपके एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे हम भारत के लोक का क्या तात्पर्य है, संप्रभुत्व किसे कहते हैं, समाजवाद से क्या समझते हैं, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, अखंडता क्या होती है, गणराज्य क्या होता है, इन शब्दों से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें, हम भारत के लोक से कैसे क्वेश्चंस आता है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि ये बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से हुई है।
पहला ही जवाब मिलता है, हम भारत के लोग से। या दूसरा टाइप का क्वेश्चंस बनाता है, पूछता है कि ये बताइए हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है। तो सही इसका जवाब है मेरे भाई कि भारत या संविधान की सत्ता का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। जो शासन की शक्तियां निहित है वो भारत की जनता में निहित है। तो इस बात को हम नोट डाउन करते हैं, हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है। तो शासन की शक्ति, शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता है, ये ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए संप्रभुत्व शब्द का क्या तात्पर्य है या संप्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, तो संप्रभुत्व का मतलब होता है कि हम एक संपूर्ण हैं, मालिक हैं। यानी अगर हम शब्द में बात करें, एक लाइन में बात करें, तो कह सकते हैं कि भारत किसी भी दूसरे राज्य का या दूसरे देश का डोमिनियन नहीं है। क्या तात्पर्य है भाई शब्द का? अर्थात भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए भारत किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अर्थात इसका क्या तात्पर्य होगा? भारत या आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। तीसरा शब्द है दोस्त समाजवाद। अगर बात करें समाजवाद शब्द से हम क्या समझते हैं, तो समाजवाद शब्द का तात्पर्य है जो है कि उत्पादन एवं वितरण पे समस्त समाज का अधिकार होगा, न कि किसी एकल का अधिकार होगा। अर्थात उत्पादन और वितरण, राज्य सरकार यदि कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रही है या उसका वितरण कर रही है, तो किसी एक नागरिक का, किसी एक जाति का, किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार न होकर के उस उत्पादन या वितरण वाली वस्तु पर पूरे समाज का नियंत्रण होना, पूरे समाज का अधिकार होना ही समाजवाद कहलाता है। तो उत्पादन एवं वितरण पे उत्पादन एवं वितरण पर पूरे समाज का अधिकार। अगर बात करें दोस्त पंथ निरपेक्ष, इससे क्या संबंधित शब्द के क्या तात्पर्य होते हैं? पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य है कि राज्य सरकार का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। या ऐसी बात को कह सकते हैं कि राज्य सरकार किसी दूसरे धर्म के प्रति या किसी एक विशेष धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव नहीं रखेगी या झुकाव बिल्कुल नहीं रखेगी। इस बात को आप समझिए। तो राज्य सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ये बात पंथ निरपेक्ष बताती है। या राज्य सरकार किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखेगी। लोकतंत्र शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम में सीधे शब्द रखता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन का एक फेमस स्टेटमेंट है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अब हम बात करें दोस्त गणराज्य शब्द से क्या समझते हैं। गणराज्य शब्द का तात्पर्य क्या है? गणराज्य शब्द से जो है तात्पर्य है कि किसी भी सर्वोच्च पद का चुनाव होगा, न कि राजतंत्र के माध्यम से उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। अर्थात राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बात सिद्ध करता है कौन? गणराज्य। भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहा है। अर्थात भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भी चुन कर जाता है, न कि उत्तराधिकार के तौर पर नियुक्त होता है। इसी शब्द को परिभाषित करता है गणराज्य। तो क्या होगा? सर्वोच्च पद का चुनाव, सर्वोच्च पद का निर्वाचन, अर्थात चुनाव होगा। कोई भी पद है तो उसका चुनाव किया जाएगा। अखंडता क्या कहती है दोस्त? अखंडता का क्या तात्पर्य है? तो अखंडता कहता है अनेकता में एकता।
अर्थात भारत में अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति वर्ग के लोग हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी भारत एक है। इस शब्द को कौन डिफाइन करता है? तो अखंडता डिफाइन करती है। भारतीय संविधान में इसको बाद में जोड़ा गया। आपको मैं आगे चल के बताऊंगा वीडियो में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को कैसे कि किस तरह से जोड़ा गया। अखंडता अनेकता में एकता। अब दोस्त शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि क्या क्या शब्द हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्त अब देखते हैं आपके एग्जाम में प्रस्तावना से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कथन से प्रश्न आने वाले प्रश्नों की, तो सबसे पहले यदि हम किसी का नाम लेंगे तो व्यक्ति होंगे ठाकुर प्रसाद भार्गव का। ठाकुर प्रसाद भार्गव से संबंधित आपके प्रियम्बल में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये फेमस स्टेटमेंट है दोस्त, और ये खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की एक कुंजी है। ये तीन स्टेटमेंट इनका है, तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इनका स्टेटमेंट है मेरे भाई कि किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। अगर राजनीतिक कुंडली की बात करें तो मेरे भाई आंसर होगा जो है के.एम. मुंशी का। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके पित जो है उनका नाम है N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इनका भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। और लोगों ने भी मेरे भाई स्टेटमेंट से संबंधित आपके व्याख्यान किए हुए हैं, जैसे जो सुभाष कश्यप है, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना नामक नींव पर ही संविधान नामक भवन का निर्माण हुआ है। इस संबंधित आपके तीन महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम आगे बात करें दोस्त न्यायिक दृष्टिकोण की, तो न्यायिक दृष्टिकोण से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इनको समझते हैं कि न्यायिक दृष्टिकोण क्या होता है। तो दोस्त आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये बताइए कि प्रस्तावना संविधान का अंग कब नहीं माना गया था। यह प्रस्तावना संविधान का अंग है यह किस वाद में कहा गया। इस टॉपिक को समझते हैं। तो 1960 में मेरे भाई एक आया था बेरुवारी वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या तात्पर्य है इस बात का? इस बात का तात्पर्य है कि जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, अर्थात हम संशोधन के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? 1960 बेरुवारी वाद में। आइए देखते हैं 1973 के स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए गए डिसीजन को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अर्थात जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और इसी आधार पर 1976 में संविधान में संशोधन हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और 42वां अमेंडमेंट एक्ट लाकर प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
तो आपसे संशोधन से संबंधित क्वेश्चंस पूछता है कि प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित क्या तात्पर्य है, इससे क्या समझते हैं। प्रस्तावना में संशोधन की बात करें तो प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। कौन संशोधन करेगा? संसद करेगी। किस आर्टिकल के माध्यम से? 368 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। इसके अलावा कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है मेरे भाई? एक बार संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है? 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति किसके पास निहित है? संसद के पास है। किस आर्टिकल के माध्यम से? 368 के माध्यम से। कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेरे भाई एक बात और याद रखिएगा कि प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, संसद को शक्ति प्राप्त है, परंतु हम प्रस्तावना के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। स्पष्टतः जो है संविधान कहता है कि प्रस्तावना में जो संशोधन है वो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देता। 368 खंड 20 की बात करें तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है। संसद पूरी तरह से प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकती। अर्थात मूल ढांचा शब्द परेशान कर रहा होगा, तो मूल ढांचे से संबंधित शब्द की बात करें, मान लो हम भारत के लोक शब्द को ही प्रस्तावना से गायब कर दिया जाए, अर्थात शासन की शक्ति ही जनता में नहीं रहेगी, तो प्रस्तावना का मूल ढांचा ही परिवर्तित हो गया। इस तरह के संशोधन की इजाजत संसद को भी नहीं दी गई है। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संशोधन के अलावा मेरे भाई आपसे क्वेश्चंस और भी ढेर सारे अन्य खंडों से पूछे जाते हैं प्रस्तावना से संबंधित। जैसे अगर आपको प्रस्तावना याद है तो इन सब प्रश्नों का आप सही सही उत्तर कर ले जाएंगे। आपसे पूछा जाता है, ये बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार की। अगर हम न्याय की बात करें दोस्त, तो न्याय जो है 3 प्रकार की बात की गई है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम बात करें कि कितने प्रकार की जो है प्रस्तावना आपकी समानता देता है, तो समानता आपकी प्रस्तावना 2 प्रकार से देता है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अगर हम बात करें कि हमारे प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो 5 प्रकार से। कौन कौन मेरे भाई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये भी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो इसके अलावा पूछा जाता है क्रम व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। जैसे आपसे शब्दों का क्रम दे देगा और पूछेगा कि ये बताइए कौन सा शब्द पहले है, कौन सा शब्द बाद में आएगा प्रस्तावना में। अभी हम प्रस्तावना से संबंधित अन्य बातों को समझेंगे और जानेंगे कि इस संबंधित जो है प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आइए दोस्त प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगर हम बात करें भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। ऐसे क्यों दोस्त? आप जैसा कि जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, परंतु हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 के लिए रोक रखा था और इसी दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। तो जब आपसे पूछे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता दी गई है, इस बात का जिक्र हमने वीडियो में कर रखा है 2 प्रकार से, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अगर बात करें प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रूस से, आयरलैंड से। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से ग्रहण कर रखा है। अगर हम बात करें दोस्त प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किस वाद में कहा गया,
तो आपका सही जवाब होगा बेरुवारीवाद। यहाँ ध्यान देने वाली बात है केशवानंद भारती केस 1973 1973 में आया और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। LIC वाद 1995 1995 में आया है, इसमें स्पष्टता कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। सार्वभौमवाद 1994 1994 में आया और इसमें भी संविधान का अभिन्न अंग माना गया। सही जवाब है आंसर नंबर बी 1960 बेरुवारीवाद। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? मैंने कहा था एक क्वेश्चन आप बार बार ध्यान में रखेंगे, ठाकुर प्रसाद भार्गव। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है? ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 करके प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। अखंडता शब्द का तात्पर्य है आप विभिन्न लोग, जनता का शासन, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र, अनेकता में एकता। सही जवाब है अनेकता में एकता। ये प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण थे जिसको हमने प्रस्तावना के जो हमने आपको वीडियो में बता रखा था।